I am Dr. Shafi, and my disclosure is that I am an employee of GST. My slides are in English, but मैं आपसे बात करूँगा मेनली हिंदी से. मेरी हिंदी कुछ इतनी अच्छी नहीं, टिपिकल बम्बईया हिंदी है. तो व्हाट आई जो ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली फोकस इज ऑन इम्यूनाइजेशन. कि अगर एक माँ को अपने बच्चे को टीका देना हो तो इसकी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से मिलती है. आज टीकाकरण या वैक्सीन्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैक्सीन, कितने कीमती है वो, कुछ की टर्म्स, और ये पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है और उनका रोल क्या है, और लास्ट में वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाले कितने डिसीजेस हैं और कितने वैक्सीन अवेलेबल हैं. एट द एंड ऑफ द सेशन में क्वेश्चन आंसर के लिए हम वक्त निकालेंगे. एंड मुझे आई एम श्योर आपके पास काफ़ी सवाल होंगे. मैसेल्फ, मैडम और डॉक्टर ईरानंदानी भी आ रहे हैं, वो सब आंसर करने की कोशिश करेंगे. आज अगर बच्चे को टीका देना है तो माँ के लिए पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका फैमिली डॉक्टर, दैट इज द जनरल प्रैक्टिशनर और पेडियाट्रिशियन. उसके बाद में इम्पॉर्टेंट, अगर उसको ज़्यादा जानकारी माननी है कौन से नए वैक्सीन से कितने देने हैं, तो अपने रिलेटिव से पूछती है या अपने सहेलियों से पूछती है. तीसरा, गवर्नमेंट के जो कुछ भी प्रोग्राम है, जैसे कि अभी पल्स पोलियो का जो टीवी पर चलते हैं या पल्स रेगुलर प्रोग्राम है, उससे एक जानकारी मिलती है. और आजकल के इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट हैज़ बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरीबडी. और यंग जनरेशन इज वेरी वेरी IT savvy with our smartphones and mobiles and everything. So everything they want to know immediately they will go to. Before going to doctor also they have learned so many things from the internet. Apart from that, television channel है जो अपना काम करते हैं, रेडियोज है. जागतिक आरोग्य संगठन ने कहा है वैक्सीन यानी टीकाकरण दुनिया में अब तक एक्सेप्ट फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा इवन मॉडर्न एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीन ने जितने जानें बचाई हैं और जितने बीमारियों से बचाया है वो सब किसी मेडिकल इंटरवेंशन से भी ज़्यादा कीमती है. बट अनफॉर्चुनेटली इतने सारे अच्छे वैक्सीन रहते हुए भी आज दुनिया में 25% बच्चे जो पैदा होते हैं, माने कि हर 4 बच्चों में से एक बच्चा, तब मिला के टोटल 1 करोड़ डेथ्स दुनिया में होते हैं. और जो डिसीजेस से होते हैं वो पूरे वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी. सो देयरफॉर तो इम्पैक्ट, आपको एविडेंस चाहिए वैक्सीन काम करता है या नहीं करता है. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मुझे पता नहीं कितने लोग आप में से कितने लोगों ने ये केसेस देखे होंगे, इसको स्मॉल पॉक्स या माता या देवी कह देते हैं. ये देवी जो था एक वायरस से होता था, और ये देवी के वजह से लाखों लोग मरते थे. गांव के गांव सुने हो जाते थे, उजाड़ हो जाते थे. इसलिए वो गांव के बाहर एक देवी का मंदिर बनाते थे कि प्रोटेक्शन मिले उससे. बट वैक्सीनेशन की वजह से 1979 पूरे दुनिया में से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया. अब पैदा होने वाला बच्चे को कोई खतरा नहीं कि उसे स्मॉल पॉक्स हो, क्योंकि उसको पूरा जड़ से निकाल के दुनिया से निकाल. दूसरा एग्जाम्पल हम अपने आंखों के सामने है, वो पोलियो का है. ओरल पोलियो, गवर्नमेंट का ह्यूज मासिव एफर्ट, घर घर जाके वैक्सीनेट करना. पल्स पोलियो, ब्रांड एम्बेसडर सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला के अवेयरनेस क्रिएट करके आज गए 3 साल से इंडिया में एक भी वाइल्ड पोलियो का केस नहीं, एक्सेप्ट फॉर 2 नेशंस दुनिया में. एक तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पर कुछ स्पोरेडिक केसेस है. ये छोड़ के पूरे दुनिया में से पोलियो चला गया है. और वहाँ पर भी WHO के हिसाब से 2-3 साल में ये पूरा पोलियो इरेडिकेट हो जाए. तो ये तो उदाहरण जो है ये बताते हैं कि वैक्सीन की ताकत क्या है, कि दुनिया भर से ये डिसीजेस को कंट्रोल कर निकाल सकते हैं. इंडिया में अगर आप देखें NIP यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 85 में चालू किया, उसका इफेक्ट आप देखेंगे
नंबर ऑफ केसेस जो थे डिसीज के, सिर्फ पोलियो के नहीं बट बाकी सब बीमारियों के, जैसे कि डिप्थीरिया है, टिटेनस है, मीजल्स है, खसरा है, काली खांसी है, ये सब बीमारियां जिसके टीके गवर्नमेंट प्रोग्राम में दिए जाते हैं, सब की बीमारियों का परसेंटेज और नंबर ऑफ केसेस जो होते हैं वो कम हो रहे हैं दिन ब दिन। वैक्सीन और दवाओं में एक बुनियादी फर्क है कि दवा दी जाती है बीमार आदमी को, जिसके लिए बीमार होना जरूरी होता है, जैसा बीमार आदमी को फिर उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन टीकाकरण जो किया जाता है वो हेल्दी बच्चे इंडिविजुअल का किया जाता है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती। तो वैक्सीन देते इसलिए कि बीमारी न हो इसमें। सो इसमें बुनियादी डिफरेंस है ट्रीटमेंट और वैक्सीन। कई तरह के माइक्रोब या जर्म्स या जीवाणु जो है ये इन्फेक्शियस डिसीज पैदा करते हैं, जो संक्रमण एक दूसरे से हो सकते हैं। तो वैक्सीन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ वैक्सीन में नेचुरल जीवाणु होता है, कई बार उसको इनएक्टिवेट किया होता है। अभी रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो कुछ भी नए तरीके से वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, जो कि मॉडर्न वैक्सीन है। और वैक्सीन एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना एक बहुत चैलेंजिंग है एज कम्पेयर टू दवा बनाने से। दुनिया में आज तक करीबन 25 वैक्सीन अवेलेबल हैं। आपने सुना होगा कुछ के नाम, जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन है, काली खांसी का वैक्सीन है, रूबेला का वैक्सीन है, एंथ्रैक्स का है, हेपेटाइटिस 3 दुनिया का पहला लिवर कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है, एज वेल एज नो सर्वाइकल कैंसर जो सीए सर्विक्स हर एक औरत को हो सकता है, जिसके बारे में मैडम बात करेंगे। तो ये 25 वैक्सीन में से आप भी पेरेंट्स हैं, आपके भी बच्चे हो गए, आप वो एडोलेसेंट गर्ल्स को दिए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन गरोदर महिला के लिए दूसरे कई तरह के वैक्सीन दिए जाते हैं, जैसे कि टिटेनस वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन है। एल्डरली बुजुर्गों के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ताकि निमोनिया से वो बच जाए और बाकी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि सीवियर एल्डरली बूढ़े लोगों में निमोनिया होता है तो काफ़ी सीरियस उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। उसके बाद में स्पेशल वैक्सीन है, जैसे कि कोई सब सहारन अफ्रीका को जा रहा है तो उसको येलो फीवर का टीका लेना जरूरी पड़ता है। इसके अलावा जैसे कि फ्लू वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, अक्रॉस द एज, छोटे बच्चे से बूढ़े तक सबको दिया जा सकते हैं। सो वैक्सीन जो है वो सब एज ग्रुप के लिए लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट क्योंकि नेशनल वैक्सीन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, और उसके साथ में फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर में, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या अर्बन हेल्थ सेंटर हो, वहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन जो होता है वो गवर्नमेंट देती है। उसी के साथ में वो सर्वेलेंस करती है कि जो वैक्सीन दिए जाते हैं उससे डिसीज पर क्या हो रहा है, किसी डिसीज का कितना पहले परसेंटेज था, आज कितना है, 10 साल पहले कितना था। एट द सेम टाइम सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन जो है, सुरक्षितता, वो भी गवर्नमेंट चेक करता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप सबको पता होगा कि ऑपरेशन मिशन इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष में काफ़ी नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसमें स्पेसिफिकली रिसेंटली आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो दो तरीके होते हैं, एक मुंह से बूंद दिए जाते हैं और दूसरे तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंजेक्टेबल वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो उसके सर के मस्तिष्क की बीमारी है, जो डांसों के द्वारा फैलती है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉकेट्स में इंट्रोड्यूस किया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनका जिम्मा बढ़ा के ज़्यादा और ज़्यादा वैक्सीन कैसे इसमें लाए जाए ये कर रही है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड अभी रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च करते हैं, मे बी एक साल भर में न्यूमोकोकल वैक्सीन लॉन्च हो जाए। सो गवर्नमेंट डूइंग इट्स। सिर्फ 10 श्रोतागण जब छोटी थी, यहाँ मॉडल स्कूल में पढ़ती थी 16 सेक्टर में, मेरी क्लास में मेरे साथ ट्विंस कप बच्चे थे, लड़का और लड़की। गर्मियों की छुट्टियों में गए, 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, वापस नहीं आए क्योंकि दोनों को स्मॉल पॉक्स हो गया और वो अपने गांव में या जहाँ भी नान के गए थे वो ख़त्म हो गए। और मुझे ये भी याद है कि उन दिनों में हमें बहुत छोपे लगते थे, एक मोटा छोपा इधर, एक इधर, दबा के फिर वो पक जाते थे। एंड दीज वर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स, और देखते ही देखते स्मॉल पॉक्स खत्म। सिमिलरली अनदर क्लास फेलो, उसको पोलियो हो गया और तब अवेयरनेस हुई, वैक्सीनेशन भी नहीं मिलते थे, धीरे धीरे वैक्सीनेशन मिले।
डॉक्टर हीरानंदानी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेट ऑफ ऑल वैक्सीन्स। हमारे को भी इन्होंने बहुत इन वैक्सीन्स के बारे में जागरूक किया है और धीरे धीरे देखो कहाँ पे पहुँच गए और अब इंशाअल्लाह आपका पोलियो भी खत्म है। 2009 की बात है, मेरे घर में बच्ची है जो 15-16 साल की थी और सडनली एक कंपनी वाले आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन निकला है कैंसर सर्विक्स के लिए। सर कैंसर के लिए? कैंसर के लिए आपने वैक्सीनेशन निकाला? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानती। उन्होंने मुझे लिटरेचर दिया, उन्होंने कहा आज ही लॉन्च हुआ है, चंडीगढ़ में आज ही लॉन्च हुआ है। मैंने लिटरेचर पढ़ा, थोड़ा नेट पर जाके देखा एंड आई इमीडिएटली, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 27 अक्टूबर 2009 एंड माय डॉटर वाज जस्ट 16 years old एंड मेरे भाई की डॉटर शी वाज 14 एंड आई सेड अभी लाइए चंडीगढ़ का सबसे पहला बच्चा जिसको ये वैक्सीनेशन मिलेगी वो मेरे बच्चे को। अभी तक जो आप सुनते आए हैं वो आप सुनते आए हैं कि फलाना बीमारी के लिए वैक्सीनेशन मिला और वो बीमारी को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन हियर वी हैव अ वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट कैंसर सर्विक्स। अब इंडिया में जितने भी लेडीज को कैंसर होते हैं उनमें से नंबर 2 पे है कैंसर सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है पहले तो ये समझना है। सर्विक्स है जो यूट्रस का माउथ होता है, यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं। तो हाउ डू आई गो फॉरवर्ड? कैंसर से डरते हैं, इसलिए डरते हैं क्योंकि कैंसर जब तक पता लगता है तो ऑलरेडी वो बहुत फैल चुका होता है और वो ना इलाज हो जाता है। Now here you have a vaccination for a cancer in females, जो कि इंडिया में नंबर 2 पे लेडीज का वो कैंसर है, नेक्स्ट टू कैंसर ब्रेस्ट। डरते हम कैंसर से इसलिए कि हमें पता नहीं होता कैंसर हुआ क्या, क्यों हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मैंने कुछ गलत खा लिया, मैं कुछ गलत सिस्टम्स में रही, क्या क्या रीज़न है, मुझे कैंसर क्यों हो गया। नाउ कैंसर सर्विक्स दे से इज बिकॉज एक वायरल इन्फेक्शन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं। एचपीवी वायरस जो है, एचपीवी वायरस जो है, इसकी इन्फेक्शन से वो कहते हैं कि ये कैंसर सन 1976 में a very Nobel laureate Mr. Harald zur Hausen, he is the one who introduced कि HPV वायरस इन्फेक्शन का सर्वाइकल कैंसर से कुछ लिंक है और उसके बाद ये सारी छानबीन शुरू हुई। Every woman is at risk of developing cervical cancer. ये किसी भी औरत को हो सकता है। हर औरत को 70% लेडीज को HPV इन्फेक्शन होती है और ये कैसे होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 में से 70 लेडीज को HPV वायरस इन्फेक्शन हुई है तो 100 में से 70 को कैंसर होएगा, नहीं। इन 100 में से जो 70 को हुआ है उनमें से 90% की वॉश ऑफ हो जाएगी, 30 साल की उम्र तक अपने आप बॉडी में से निकल जाएगी। लेकिन वो जो 5-10% बच जाएंगे उनको उनकी बॉडी में ये वायरस रह जाएगी और वो धीरे धीरे पर इन्फेक्शन कर करके उनमें से किसी को कैंसर बन जाएगा। तो जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम क्या? मैं डॉक्टर शफी GS के वैक्सीन से हूँ और हमने वैल्यू ऑफ वैक्सीन ये वर्कशॉप यहाँ पर मीडिया के साथ किया है, क्योंकि ये इंतहा बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन जैसा टूल, इफ़ेक्टिव टूल अवेलेबल रहते हुए भी बहुत कम यूज़ होता है और अंडर यूटिलाइज होता है। तो लोगों में इसका अवेयरनेस आ जाए, दैट वाज द होल पर्पस कि थ्रू मीडिया ये मैसेज लोगों में जाए। सर रेबीज़ का आपने जिक्र किया था, तो रेबीज़ के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या क्यों ज़रूरी है रेबीज़ का इंजेक्शन और कैसे लगवाना चाहिए। रेबीज़ जो कुछ भी पागल कुत्ते के काटने से होता है, इसके लिए वैक्सीनेशन से प्रिवेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो 100% फेटल होता है, ताकि उसमें मौत आनी ही आनी है। बट गुड पार्ट इज़ दैट there are vaccines, anti-rabies vaccines which are available and which are 100% effective. बहुत सारे अबाउट 8-10 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और सभी अच्छे वैक्सीन्स हैं। एंड और दूसरी बात एक समझना चाहिए कि अपने यहाँ स्ट्रे डॉग बहुत है, तो स्ट्रे डॉग से बचने के लिए हमने कुत्ते काटने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता काटने से पहले भी 3 डोज अगर एंटी रेबीज़ वैक्सीन के लिए, तो उसको पार्शियल प्रोटेक्शन मिल सकता है। कितने % बच सकता है इंसान? अगर 5 डोज कंप्लीट किए तो 100% है सर। 3 डोज पहले लेनी है, 2 डोज बाद? 2 डोज बाद में। तो गॉड फॉरबिड है। जी हाँ सही। थैंक यू सो मच। मैं मंगला डोगरा फ्रॉम डोगरा नर्सिंग होम।
मैं मंगला डोगरा नर्सिंग होम सेक्टर 19 चंडीगढ़ से हूँ और आज मैं HPV वायरस की वैक्सीनेशन के मुद्दे में यहाँ उपस्थित हूँ। बेसिकली ये जो वायरस है ये कैंसर सर्विक्स करती है और हमने आज जो बात सारी डिस्कशन करी है वो इस पे करी है कि इसकी जो कैंसर सर्विक्स की वैक्सीनेशन है ये आगे के लिए जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन सही टाइम पे ली है उनमें कैंसर सर्विक्स प्रिवेंट कर सकती है और हमने उसी के बारे में इसकी चर्चा करी है। मैम, कौन सी एज ग्रुप की लड़की या किसी महिला को आप सजेस्ट करेंगे कि उसे लगवा लेना चाहिए पहले ही वैक्सीनेशन? 11 साल के उम्र के बच्चियों के बाद 11 साल की उम्र के बाद आपको ये वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप सही मेडिकल लैंग्वेज में पूछिए तो उससे जब वो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होती हैं उससे पहले उनको ये वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इफ़ यू गेट इट एट द राइट टाइम तो इसका बहुत आगे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो जैसे रेबीज की जो वैक्सीनेशन है काटने के बाद भी असर करती है, तो क्या ये जो वैक्सीनेशन है सर्वाइकल कैंसर के बाद भी असर करती है? जी नहीं, ये पहले ही है, बिल्कुल। तो इसके कितने इंजेक्शन होते हैं? इसके 3 इंजेक्शन होते हैं, जैसे एक आज लगा, आज के 1 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद 3 इंजेक्शंस होते हैं। 0 to 1 या 0 to 2 because there are 2 companies. Yeah. So basically it is 0, 1 or 2 and 6 months. Yeah. Thank you. मैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी फ्रॉम ममता चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आज GSK द्वारा ऑर्गेनाइज मीडिया अवेयरनेस कैंपेन के लिए यहाँ आया हूँ। मीडिया द्वारा हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को यही मैसेज है कि वैक्सीन किसी भी बीमारी के अगेंस्ट हो वो बच्चे को प्रोटेक्ट ही करेगा। मैंने आज जानकारी दी है निमोनिया के वैक्सीन और रोटा वायरस जो कि डायरिया वॉमिटिंग करता है उनके अगेंस्ट। दोनों वैक्सीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों वैक्सीन्स डेवलप्ड कंट्रीज़ के शेड्यूल में हैं। हमारे कंट्री में रोटा वायरस मोदी जी ने नेशन को डेडिकेट किया है। न्यूमोकॉकल के लिए हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। न्यूमोकॉकल और न्यूमोनिया ये दो क्या अलग अलग बीमारियां हैं? न्यूमोकॉकल निमोनिया एक किस्म का निमोनिया है। निमोनिया किसी भी लंग के इन्फेक्शन को कहा जाता है विच कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। न्यूमोकॉकल इज स्पेसिफिक जिससे ये बैक्टीरिया से होता है और जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। तो निमोनिया की भी कोई ऐसी वैक्सीन आती है या सिर्फ न्यूमोकॉकल की वैक्सीनेशन है? नहीं, 2-3 और वैक्सीन्स भी हैं जो कि अलग अलग, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे है वो भी एक किस्म का निमोनिया बचाता है। उसी तरह से बचाता है या वो निमोनिया से बचाता है? नहीं, आई टोल्ड यू निमोनिया एक लंग का इन्फेक्शन है जो कि 500 से 1000 डिफरेंट किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो कॉमनेस्ट कॉजेज हैं वो हैं ये न्यूमोकॉकल वैक्सीन एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। दोनों के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। Good afternoon, everybody. I am a practicing child specialist and आप सारे लोगों को पता है कि child specialist का जो major काम है वो है that is to prevent vaccine preventable diseases by giving vaccinations. Main काम किसी pediatrician का 50% work is guiding the parents whether it is nutrition, prevention of infection और वैक्सीनेशंस। और जैसे जैसे वी आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड वैसे वैसे वैक्सीन्स का रोल बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज वैक्सीन्स जितने भी पिछले 30 साल में आए हैं उन्होंने इन्फेक्शन रेट्स को काफ़ी कम किया है। सो वी आर reducing the rates of infection and then other lifestyle diseases are taking over, but still there are a number of diseases जिनको कि अभी तक हम इफेक्टिवली टैकल नहीं कर पाए हमारी कंट्री में, स्पेशली बिकॉज वैक्सीनेशन कवरेज रेट इज स्टिल पुअर। और अभी तक देयर इज ए डिवीजन कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में कौन सा लगता है, बिकॉज देयर इज अ शेड्यूल व्हिच इज रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and there is a schedule which is released by Indian Academy of Pediatrics and then there is a schedule released by American Academy of Pediatrics। तो उसकी तीनों की गाइडलाइंस अलग अलग है। जैसे कि
आप emission norms को ले लो, emission norms which are applicable in a small city as compared to a big city and as compared to in foreign countries like US and UK. So इसी तरीके से the vaccination schedule also varies. Now talking about pneumococcal disease, जैसे कि नाम बता रहा है, निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए मेजर कॉज ऑफ डेथ अंडर 5 years ऑफ एज. एंड न्यूमोकॉकल डिजीज एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होती है जो कि हवा में ट्रैवल करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में. हवा से गले में आता है और गले से इट कैन स्प्रेड टू द ईयर प्रोड्यूसिंग वेरियस काइंड ऑफ ईयर इन्फेक्शंस जैसे कि इसमें दिखा रखा है. एंड देन the same thing can go down into the lungs, can produce pneumonia. The same thing can travel to the brain और brain fever कर सकता है. तो that means इस वैक्सीन द्वारा we can prevent so many infections. Coming to why do we need it? क्या हमें हिंदुस्तान में इस वैक्सीन की ज़रूरत है? Definitely ज़रूरत है. हमारे बच्चे malnourished हैं. हमारी overall bacterial count हमारी हवा में as compared to any other place ज़्यादा है. We are very densely populated city. हमारी practices hygienic नहीं है. सो इन वजहों से हमें इस वैक्सीन की ज़रूरत है. एंड रफली 5.6 लाख एपिसोड्स ऑफ निमोनिया इंडिया डिटेक्ट करता है पर ईयर और जिसमें मोर देन 1 लाख डेथ्स आर देयर. सो टू प्रिवेंट 1 लाख डेथ्स वी हैव टू यूज दिस वैक्सीन. मोर अबाउट दिस वैक्सीन. By using vaccine and by not using this vaccine, this is the difference. That means we can prevent bacteremia by काउंट ऑफ 1/4 कर सकते हैं. निमोनिया 80 times लेस हो सकता है. एंड कॉमन ईयर इन्फेक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय 8000 times. सो सच विल बी द ड्रास्टिक इफेक्ट अगर हम न्यूमोकॉकल वैक्सीन यूनिफॉर्मली सारे बच्चों को दें. दिस विल बी द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन ब्रेन फीवर, इन निमोनिया, इन ईयर इन्फेक्शंस एंड इन ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस. न्यूमोकॉकल वैक्सीन इंडिया में आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं. एंड गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि 4.5 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड एट प्रेजेंट 127 कंट्रीज हैं. सो यू कैन इमेजिन डेवलप नहीं, डेवलपिंग एज वेल एज वेरी पुअर नेशंस ऑल्सो हैव न्यूमोकॉकल वैक्सीन इन देयर प्रोटोकॉल. मेजर रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग दिस वैक्सीन इन दी vaccination schedule of government of India is the cost and of course our sheer number. हम 125 करोड़ लोग हैं, उनको बचाना, उनके ऊपर जो खर्चा करना is a major task, but still the government is trying and of course all the other bodies are trying. Now pneumococcal vaccine जब आया था, इंट्रोड्यूस किया गया, उसने क्या किया? How did it reduce the incidence of pneumonia? ये प्री वैक्सीनेशन पीरियड है ब्राज़ील जिसका कि हमारे कंट्री जैसा ही डेमोग्राफिक्स हैं और इकोनॉमी इज आल्सो मोर और लेस सेम. दैट्स आल्सो अ डेवलपिंग नेशन, अपकमिंग नेशन. सो यू कैन सी इंसिडेंस जो है 2800 से लेके 3200 बच्चे 1 लाख में से निमोनिया का शिकार होते थे प्री वैक्सीनेशन पीरियड में. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन वैक्सीनेशन. 2010 में वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस किया गया एंड द इंसिडेंस केम डाउन टू रफली अबाउट 24. That means 1000 children per lakh का बचाव हुआ इस वैक्सीनेशन से in such a short period. Second important वैक्सीन जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक है, दैट इज रोटा वायरस वैक्सीन. रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में भी आपने सुना होगा. मोदी जी ने रिसेंटली डेडिकेट किया है नेशन को ये वैक्सीन. एक स्पेसिफिक इंडियन स्ट्रेन जो इंडिया से ही डेवलप हुई है, इंडियन वैक्सीन. पर उससे पहले ही रोटा वायरस वैक्सीन वॉज अवेलेबल इन इंडिया. ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो चुके हैं. डायरिया एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इन स्मॉल बेबीज, स्पेशली दोज हु आर लेस देन 3 year old. और उसमें देयर इज अ गुड इंसिडेंस ऑफ डायरियल डिजीजेस एज वेल एज डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है. डायरिया डजंट